हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वह उत्तराखंड सहायक अध्यापक अर्थात उत्तराखंड एलटी, यूजीसी नेट, स्लेट तथा हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें मैं लेके आया हूँ। यह प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय हैं। आप इन्हें देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ इसमें से ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसे अंत तक देखिए और जिस किसी में भी आपको कठिनाई होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा और लोगों तक भी शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? आप सब जानते हैं कि संस्कृत प्राचीन भाषा है, लेकिन संस्कृत में भी देखिए जो सबसे प्राचीन हमें ग्रंथ मिलते हैं वह वेद मिलते हैं। संस्कृत भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भागों में बटी हुई है। तो वैदिक संस्कृत जो है वह सबसे प्राचीनतम भाषा है। सबसे प्राचीनतम भाषा है वैदिक संस्कृत। उसके बाद होता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आती है और अपभ्रंश के बाद हिंदी आती है। तो यह भाषा का जो टाइम किस प्रकार से चलता है वह इस प्रकार से है। सबसे जो प्राचीनतम भाषा है वह वैदिक संस्कृत है। मित्रों, मुझे लगता है कि अगर मैं हर प्रश्न को इस प्रकार से अलग अलग समझाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो मैं आप लोगों को केवल उसके आंसर बता देता हूं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कठिनाई का अनुभव होता है, किसी में कोई भी प्रश्न आपको कठिन लगता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे आपको समझा दूंगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो सबसे प्राचीन भाषा है वह संस्कृत है। संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो प्रकार की संस्कृत है। तो जो वेद हैं वह वैदिक संस्कृत में लिखे गए, इसलिए जो ऋग्वेद है, वेद 4 हैं, वह वैदिक संस्कृत में लिखे गए। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो इनमें से जो संस्कृत है वह मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की है। बाकी जो सब हैं यह मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषाएं हैं। और उसके बाद जो हिंदी है वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा है। अगर हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अपभ्रंश भाषा तो जो 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक है वह संस्कृत का समय है। और 500 ईस्वी पूर्व से लेके, देखिए ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 500 ईस्वी पूर्व से लेके, यहाँ पर पूर्व होना चाहिए था, 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी पूर्व तक की जो समय है वह पाली भाषा का है। और उसके बाद 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक की जो समय है यह अपभ्रंश भाषा का काल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का जो समय है यह अपभ्रंश भाषा का समय है। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की जो उत्पत्ति है वह सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। वह सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। जो खस है ये पहाड़ी, इससे पहाड़ी का विकास हुआ है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो अपभ्रंश के लिए जो नाम प्रयुक्त नहीं होता है वह है डिंगल। बाकी सारी भाषाएं जो हैं, अवहट का प्रयोग अपभ्रंश के लिए है, अवहत का प्रयोग अपभ्रंश के लिए, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अपभ्रंश के और नाम क्या हैं। देश भाषा जो है अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होता है। जो डिंगल है, डिंगल और पिंगल, वह पुरानी हिंदी के लिए प्रयुक्त होते हैं या राजस्थानी जो हिंदी थी उसके लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है,
हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से माना जाता है। देखिए 500 ईस्वी से, अभी हमने ऊपर देखा था कि 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय था। और उसके बाद हमने देखा कि जो सॉर्सेरी अपभ्रंश है या फिर जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास होता है, तो 1000 ईस्वी से हिंदी का विकास माना जाता है सामान्यतः। देखिए किसी भी भाषा का विकास एक दिन से नहीं माना जाता है, किंतु विद्वानों द्वारा यह तिथि निर्धारित की गई है कि लगभग इस समय से यह माना जाएगा। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 24। आप जानते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा, कर्ता, कर्म, इस प्रकार से विभक्तियां पढ़ी होंगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से यह हो जाता है 7 गुणा 3 24। अगला जो हमारा प्रश्न है यह है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? हिंदी में किसी शब्द के मूलतः 2 रूप बनते हैं, यह सब जानते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, इन प्रश्नों को मैं पहले लगभग काफ़ी सारे प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं पीछे, उसके बाद भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मित्रों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करिए और लोगों को, अपने और मित्रों को, अपने इष्ट मित्रों को भेजिए, जिससे कि उन्हें भी लाभ हो सके। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता जो हैं वह हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? आप लोग सोचिए, धनपाल की रचना कौन सी होगी? धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, भविष्यत कहा, सॉरी, भविष्यत कहा, यह जो है धनपाल की रचना है। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी का पहला कवि सरहपा को मानते हैं। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है, यह नेट में बार बार पूछा जा चुका है और स्लेट में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सरहपा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है। अगला है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसके जो रचयिता हैं वह हैं हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, पाहुण दोहा किसकी कृति है? पाहुण दोहा राम सिंह की कृति है। इससे पहले के जो वीडियो हैं उनमें यह मैं बता चुका हूं। उसके बाद है, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? 84 सिद्धों में किसकी गणना होती है? देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है। तो जो सरहपा हैं उनकी गणना जो है वह 84 सिद्धों में होती है। आपने सुना होगा सरहपा, सब्रपा, लुईपा, डोम्बीपा, ये जो हैं इनकी गणना 84 सिद्धों में होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? इसमें से देवसेन जो है वह सिद्ध नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, सरहपा, लुईपा, गोरक्षपा, यह जो है सिद्ध कवि हैं, यह सिद्ध हैं, लेकिन देवसेन जो है सिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? अवधी भाषा की जो सबसे प्राचीनतम कृति इनमें से है वह है चंदायन। इस बात को आप सब जानते होंगे कि चंदायन प्राचीनतम कृति है किसकी? अवधी भाषा की। अगला हम प्रश्न देखते हैं, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? हंस जवाहिर के रचयिता हैं कासिम शाह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार यह कंफ्यूज करता है यह प्रश्न कि अवधी भाषा की नहीं है,
तो विनय पत्रिका जो है अवधी भाषा की रचना नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो विनय पत्रिका है वह अवधी भाषा की रचना नहीं है, बाकी जो है वह सारी अवधी भाषा की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? अगला प्रश्न यह है कि तुलसी की कृति कौन सी नहीं है? कवितावली तुलसी की है, गीतावली तुलसी की है, दोहावली तुलसी है, तो अनुराग बांसुरी जो है वह तुलसी की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? देखिए, नासिकेतोपाख्यान यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। मेरे ख्याल से कई बार नेट में पूछा जा चुका है और स्लेट में भी पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नासिकेतोपाख्यान के जो रचयिता हैं वह हैं सदल मिश्र। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आप सब जानते हैं, आर्य समाज की स्थापना की थी। आप ये सारे देख लेंगे आप लोग, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, यह इनकी स्थापना किस किस ने की थी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन है, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार किसने किया था? दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी, मिस्टर ह्यूम, एनी बेसेंट, निवेदिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है वह है राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना जो है वह है भाषा योग वासिष्ठ। ठीक है, भाषा योग अलग अलग होगा इसमें एक ही में लिखा हुआ है ये। तो भाषा योग वासिष्ठ जो है यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार पूछा जाता है कि भाषा योग वासिष्ठ किसकी रचना है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो वह हमारी कहलाती है, जो संविधान के लिए स्वीकृत है, संविधान द्वारा है स्वीकृत सरकारी कामकाज के लिए, वह हमारी क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा? सोचिए आप लोग, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है राजभाषा। ठीक, इसका आंसर है राजभाषा। इसे ध्यान देंगे। देखिए, जो राजभाषा है वह सरकारी कामकाज की भाषा होती है और संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए इसे स्वीकृत किया हुआ होता है, इतना ध्यान देना है। यह राजभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा बोलचाल की भाषा होती है और जो राष्ट्रभाषा होती है वह देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है और उसके साथ भी बहुत सारे और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। केवल इतना ही नहीं है कि देश के अधिकतर लोग बोलते हैं तो राष्ट्रभाषा हो जाएगी, उसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसका जो साहित्य है वह विस्तृत होना चाहिए, देश की जनता भी उसे स्वीकार करे, कई सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? देखिए, अभी मैंने प्रश्न कहा और यह आ गया। किसी देश के बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा लोगों द्वारा जो बोली जाती है वह क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अगर किसी देश में किसी भाषा को, कोई सी भी भाषा को अगर ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह इसकी एक शर्त होती है। इसके साथ में अन्य शर्तें भी होती हैं। आगे देखते हैं, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? यह प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और कहीं पर भी हिंदी का कोई भी प्रश्न आता है तो यह प्रश्न पूछा जाता है और यह हमारा जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है। तो संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 351 या फर्स्ट, 352, 350, 349 या तो हमारा इसका आंसर जो हो जाता है वह हो जाता है ए 351 फर्स्ट, 351 1। ठीक, अगला हमारा जो प्रश्न है उसे देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर तो हर कोई दे सकता है और सब जानते हैं कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और यह प्रश्न भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? खड़ी बोली हिंदी का विकास
किस भाषा से हुआ? आप सब बता सकते हैं। मैं कई बार सुनता हूँ कि हिंदी का विकास लोग सीधे सीधे बताते हैं कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ? खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश के आपने सुना होगा, शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर होता है डी, अपभ्रंश। अगला हमारा प्रश्न होगा, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित या रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र, रामायण, रामचंद्रिका, महापुराण, पौमचर्यु कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है पौमचर्यु। यह इसका सही आंसर है। अपभ्रंश भाषा में राम के चरित्र पर यह लिखा गया है। अगला हम देखते हैं, प्रश्न क्या है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? देखिए, अभी पूछा गया था कि खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है, अब पूछा जा रहा है अपभ्रंश का विकास किससे हुआ। देखिए, हमने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हमने बताया था संस्कृत भाषा आई, संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा गया, उसके बाद संस्कृत के बाद पाली भाषा में लिखा गया, उसके बाद पाली भाषा में, उसके बाद लिखा गया प्राकृत भाषा में, सॉरी मित्रों, मैं इसमें सही से नहीं लिख पा रहा। उसके बाद हमारा अपभ्रंश का विकास होता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश भाषा का विकास होता है, अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से माना जाता है या प्राकृत भाषा से हुआ है। इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन है? महात्मा गांधी या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी? इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कोई भी मित्र बता सकते हैं, आप लोग सोचिए कौन होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वह हिंदी का प्रथम प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आई थिंक यह सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी का दूसरा नाम हरियाणवी, मेवाती, खड़ी बोली, बुंदेली? तो इसमें से जो सही आंसर है वह है हरियाणवी। कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। कौरवी का जो दूसरा नाम है वह खड़ी बोली हिंदी है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अपभ्रंश से पूछ रहा है, तो यह शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है खड़ी बोली के लिए। खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वह है कौरवी, या फिर कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। कौरवी नाम भी इसका है, लेकिन प्रचलित खड़ी बोली है, इसलिए इसे खड़ी बोली ही कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से इनमें से किसको स्थान नहीं दिया? आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक 4 उन्नायक जिनको बोल रहे हैं वह हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंसाउल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल। अब सब जानते हैं इनका नाम, कई बार सुना होगा आपने। तो इनमें से शुक्ल जी ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक जो दिए हैं उनमें से किसको स्थान नहीं दिया? शिव प्रसाद सितारे हिंद को शुक्ल जी ने स्थान नहीं दिया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ? अवधि का जो विकास है वह अर्धमागधी से माना जाता है। हिंदी का विकास अवधि का विकास जो है वह अर्धमागधी से माना जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो प्रचलित है क्या है? ढूंढाड़ी
बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है वह क्या है? वह है जयपुरी। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहले कथन देख लेते हैं। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, तो हमारे पास आंसर पहले ही आ गया। हालांकि हम सबको पढ़ लेंगे, इन सबको पढ़ लेना है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो इनमें से जो असत्य है वह है पहला वाला, बोली का जो क्षेत्र है वह भाषा से बड़ा होता है। यह बिल्कुल गलत है। बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जो भाषा का भूभाग होता है वह विस्तृत भूभाग होता है। यह जो भूभाग है या फिर एक बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। भाषा बड़े एरिया में बोली जाती है और बोली जो है वह छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह ए है, बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। यह बिल्कुल गलत है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के जो भाषिक और व्याकरणिक विवेचन किसने किया? देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हेमचंद ने जो है शब्दानुशासन लिखा था। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भोज, हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा हेमचंद्र। डी इसका आंसर है। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन, जो व्याकरण के विद्वान थे वह थे हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, हेमचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, नीचे फिर देख लेंगे। सबसे पहले लिखा है राम प्रसाद निरंजन, भाषा योग वशिष्ठ। दूसरा है सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान होगा इधर पे, यह गलत हो रखा है, इसे हटा देंगे हम लोग यहाँ से। हालांकि ये इधर पर नहीं हटेगा, आप लोग ऐसे ही देख लेंगे। यह होगा नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान। थर्ड लिखा हुआ है मुंशी सदासुख लाल, रानी केतकी की कहानी। और अगला जो है वह है लल्लू लाल प्रेम सागर। तो इसमें जो गलत है वह मुंशी सदासुख लाल का रानी केतकी की कहानी है। मुंशी सदासुख लाल का आप सब जानते हैं सुख सागर, सुख सागर मुंशी सदासुख लाल द्वारा लिखी गई थी। देखिए, रामप्रसाद निरंजन का भाषा योग वशिष्ठ है, यह भी आप जानते हैं। सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान है, यह भी आप सब जानते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों की चार रचनाएं। मुंशी सदासुख लाल का सुख सागर है और लल्लू लाल का है प्रेम सागर। रानी केतकी की कहानी यहाँ पर गलत है, मुंशी सदासुख लाल का यहाँ पर सुख सागर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद इन्होंने वर्धा की स्थापना की थी। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। यह आंसर बिल्कुल सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? लिपि सुधार का गठन, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1953, 1953। आप इसको देख के इसका आंसर ना लगाइए, इसका आंसर है 1953, 1953 ईस्वी में। देखिए, आप सब जानते हैं राधा कृष्णन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी वह लिपि सुधार के लिए की गई थी और उन्होंने 1953 ईस्वी में लिपि सुधार समिति का जो गठन हुआ था वह 1953 ईस्वी में हुआ था, 1953 में हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? देवनागरी आप सब जानते हैं, हिंदी की जो लिपि है वह क्या है? देवनागरी लिपि। बहुत छोटे छोटे प्रश्न कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। हमें लगता है कि हमारा जो एग्जाम होगा वह काफ़ी टफ होगा और कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न बहुत इजी आ जाता है, बहुत सरल पेपर आ जाता है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। तो कहता है कि प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? सबसे पहला है उच्चारण और लेखन में एकरूपता। दूसरा है शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का
लेखन। तीसरा है प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण। और चौथा है अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। देखिए, जो प्रश्न पूछा गया है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है। तो देवनागरी में शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, यह गुण नहीं है। उच्चारण और लेखन में एक रूपता है, यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण हमारे यहाँ पर होता है, यह किसी अन्य भाषा के समान नहीं है। चौथा जो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, अगला है अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव, ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। और जो देवनागरी लिपि है उसमें शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का जो लेखन है वह ध्वन्यात्मकता, यह गुण देवनागरी में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे पास अभी इतने ही प्रश्न हैं। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए और मुझे बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। हालांकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आगे से कोशिश की जाएगी कि कुछ शॉर्ट वीडियो लाया जाए, कुछ कम को प्रश्न लाए जाएँ जिन्हें विस्तार से समझाया जाए। अगर ऐसा आपको कुछ मैटर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, और किसी प्रश्न का अगर आपको विस्तृत उत्तर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमें ऐसे इस प्रकार के और वीडियो लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।